पेंडेमिक के इस टाइम पर जहां हम बहुत सी चीज़ों के साथ निपटना सीख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी परेशानियां भी हमारे सामने आ रही हैं जिस पर एक्सपर्ट की एडवाइस होना बेहद ज़रूरी है। और ऐसी ही एक आम परेशानी जो स्पेशली कोविड के टाइम पर देखने को मिली वो ये थी कि जो लोग होम वर्किंग कर रहे थे या घर पर थे, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने में आई। बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें लोगों ने ये शिकायत की कि बैठ बैठ कर घर पर होम वर्किंग कर उनकी बैक में पेन हो चुकी है। और अब क्योंकि वर्ल्ड स्पाइन डे है तो स्टेट टाइम्स ने सोचा कि क्यों ना आपको किसी एक्सपर्ट्स के साथ मिलाया जाए ताकि आप अपनी इस परेशानी से निपटने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस ले सकें। तो इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, जो कि हमें बताएंगे कि अपनी स्पाइन को फिट कैसे रखें ताकि ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम कोविड के स्पेशल टाइम में देखने को मिल रही है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ कटौती हो सके और आप घर बैठकर ही अपनी स्पाइन को फिट कैसे रख सके। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। और आज वर्ल्ड स्पाइन डे है और हमने ये देखा कि कोविड के टाइम पर सबसे मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिली, डिस्पाइट द एज ग्रुप, चाहे वो 18 to 24 एज ग्रुप के लोग थे या 24 to 35 के थे, सबको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली। जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अपनी बैक को, अपने सिटिंग पोस्चर्स को कैसे सही रखें ताकि ये बैक पेन से छुटकारा मिल सके? जैसा कि आप जानते हैं 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है और इसका मेजर रीज़न ये है कि विद बैक पेन जो है इज़ द सिंगल मोस्ट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। लगभग सालाना 1 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है डिसेबल्ड होती है और किसी न किसी तरीके से रेस्ट लेना पड़ता है या काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। सो वर्ल्ड चिरोप्रैक्टिक सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि हर साल हमें बैक पेन को अवेयरनेस के लिए हर साल कुछ कैंपेन चलाए जाएं, तो ये भी उसमें एक शुरुआत है। इस साल की जो थीम है वो है बैक ऑन ट्रैक। मतलब ये कि जो पूरी दुनिया की जो व्यवस्था जो रुक गई है, बदल गई है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बैक पेन की प्रॉब्लम अब बढ़ती जा रही है। सो अब बैक ऑन ट्रैक आना है, हमने पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को बैक पेन को और अच्छे से इसको मैनेज करना है, अपना एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करना है। काफ़ी कुछ कोविड की वजह से एक और जो समस्या आई है, काफ़ी लोग मेंटली अपसेट हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हैं, डिप्रेशन बहुत कॉमन है और ऐसा देखा गया है कि बैक पेन का एक कारण जो है माइंड भी होता है। अगर मेंटली कोई अपसेट होता है तो मामूली सा पेन, बैक पेन भी बढ़ जाता है। सो सबसे पहले हमें बैक ऑन ट्रैक आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। अब नॉर्मलसी तो आ ही रही है, बिजनेसेस भी नॉर्मल रिज्यूम कर रहे हैं, अब स्कूल्स का भी पता नहीं है कब शुरू होने हैं। अब हम हर वर्ग के सोसाइटी के जो हैं अफेक्टेड हैं। बच्चे जो हैं वो घर में क्लासेस करते हैं, नेट पे या कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, पोस्चर्स को जो है वो गलत पोस्चर से बैठते हैं। जो वर्किंग क्लास है वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर्स हैं कंप्यूटर्स पे। सो बेसिकली अब हमें फोकस करना है बैक पेन में पोस्चर की इम्प्रूवमेंट को लेकर के। तो स्पाइन की जो है हमें पोस्चर का ध्यान रखना है, पीठ को सीधा करके बैठना चाहिए या अगर ज़्यादा देर तक बैठना है तो बैक को सपोर्ट करके बैठना है। गर्दन को भी अगर ज़्यादा देर झुक के काम नहीं करना है, गर्दन को ज़्यादा मोड़ना नहीं है आगे की तरफ। बीच बीच में हमें ब्रेक्स लेते रहने चाहिए, लगातार एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। अगर हम जैसे ऑफिस में या टेबल पे भी बैठे हैं तो दोनों पैरों को हमें शफल करते रहना चाहिए। एक पैर पे पहले वज़न रख लिया, फिर दूसरे पैर को आधे घंटे के बाद शफल कर दिया, बीच में उठ के ब्रेक्स ले ली। स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा देर तक मोबाइल पे नहीं बैठना है, थोड़ा अगर हो सके तो ब्रेक लें उसमें। बेड पे पढ़ने की जो आदत है वो थोड़ा अवॉइड करनी है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स और वर्क क्लास के लिए। जो लेबर क्लास है, हम देखते हैं हमारे पास अक्सर जो मरीज़ आते हैं जी, कोई वज़न उठा रहे थे तो मैं चेक करता हूँ अपने क्लिनिक में तो ज़्यादातर लोग जो हैं गलत तरीके से वज़न उठाते हैं। सो इस थीम के थ्रू हम ये भी कहना चाहते हैं कि काम का तरीका ठीक रखिए, पोस्चर और बैक का जो ध्यान है, नीचे से सब सामान उठाना है, वज़न उठाना है। बहुत ज़रूरी है कि हम झुक के ना उठाएं, रीढ़ की हड्डी को, पीठ को सीधा करके वज़न उठाएं। तो लेबर क्लास जो है वो
बैक पेन से बच सकती है अगर काम काज का तरीका ठीक हो। सर एक चीज़ हमने ये भी देखी कि 10 में से अगर हम 10 लोग देखें तो उसमें से 8 महिलाएं होंगी जो इस बैक पेन से ज़्यादा प्रभावित हैं। जी। तो क्या कोई स्पेशल रीजंस हैं कि ये फीमेल्स में बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? कि डाइट में कुछ प्रॉब्लम है या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम कहेंगे। आज भी देखिए आप जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं उसमें जो मदर्स हैं बच्चों को पहले खाना खिलाएंगी, हस्बैंड को पहले खाना खिलाएंगी, जी लास्ट में खुद खाएंगी। तो ये ट्रेडिशन कुछ फैमिलीज़ में अभी भी चल रहा है। लास्ट में जो है कुछ अगर मतलब देखा जाए तो कुपोषण का शिकार होती हैं महिलाएं, खास करके निचले वर्ग की या गाँव में काफ़ी कुछ पॉवर्टी की वजह से भी खाना पीने का इंतज़ाम कम हो तो लेडीज़ जो है वो कोशिश करती हैं कि बाकी सब मेल खा मेंबर्स लें, खाना उसके खा लें बाद और हम बाद में हम बच्चे का तो कुछ खा लें। जी डाइट का जो है बैलेंस डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके लेडीज़ में। जैसे आपने पूछा 45 साल के बाद जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं लेडीज़ के, तो उसके बाद उनको टेंडेंसी होती है एक बीमारी की जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को अंदर से खाती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। हम देखें जो बुज़ुर्ग वर्ग के लोग हैं वो उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है थोड़ी सी, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लेडीज़ का जो सोशो इकोनॉमिक कारण एक कारण है जी और बाकी जो है महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, तो यही एक कारण है। और घर का काम काज जो है वो भी गलत तरीके से करना। झाड़ू पोछा अगर हम देखते हैं तो जो लगा रहे होते हैं घर पे सब झुक के लगाते हैं। बिल्कुल अगर हम सड़क पे देखें जो झाड़ू लगा रहे होते हैं वो खड़े होकर लगाते हैं, तो वही सही तरीका है सफाई करने का। घर में अगर पोछा लगाना है स्टैंडिंग पोछा लगा सकते हैं। तो कुछ महिलाएं जो सफाई को लेकर बड़ी चिंतित होती हैं, हमें बिल्कुल सफाई चाहिए, पूरा नीचे झुक के काम करेंगे। तो ये सब अपनी सेहत के कॉस्ट पे करना पड़ता है। सर पहले ये भी कहते थे कि अगर किसी को बैक पेन है तो शायद इसका वजन ज़्यादा है तो बैक पेन होती है, लेकिन अब हम जी। देख रहे हैं कि जो लोग स्लिम भी हैं उन लोगों में भी काफ़ी ये बैक पेन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जी। तो क्या कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी उन लोगों में रहती है? उन्हें क्या चीज़ ऐसी खानी चाहिए ताकि उनकी बोन्स हेल्दी रहें? अ, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण माना गया है बैक पेन के लिए, पर आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल दुबले पतले लोग भी हैं जिनको बैक पेन निकल जाता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि डाइट का बैलेंस डाइट नहीं होती है। खाने के हमारे टाइम नहीं प्रॉपर होते हैं। वर्किंग क्लास जो है बिज़ी हैं तो खाना नहीं खाया टाइम पे, बच्चे हैं जंक फूड खा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, खास करके विटामिन डी और विटामिन B12 जो कि हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए बड़े ज़रूरी हैं। बाकी थोड़े बहुत मिनरल्स भी हैं। मैं देखता हूँ जब भी हम किसी का टेस्ट कराते हैं विटामिन डी B12 अक्सर हमारे पेशेंट्स में कम आता है और जब वो मेडिसिन देते हैं तो उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और थायराइड की कमी जो है, थायराइड की प्रॉब्लम से भी बैक पेन होता है, जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि मैं थायराइड की बीमारी, जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि हील्स मत पहनो, आपकी बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जी। मतलब मिथ है कि हील्स पहनने से बैक में प्रॉब्लम होती है? ये वाकई कोई फैक्ट है कि अगर जो बंदा ज़्यादा हील्स पहनता है तो उसकी बैक में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? हील्स पहनने से जो है हमारा जो पोस्चर है थोड़ा सा बनावटी हो जाता है। हम बड़ा अवेयर हो जाते हैं अपने चाल को लेकर के। कुछ लोग तो हील्स पहन के अपने आप को कैरी कर सकते हैं, जी बट बहुत लोग नहीं आदत होती है, तो उनके केसेस में जो है कमर में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो आपकी बिल्कुल बात सही है। और ख़ास करके ओबीज जब मोटे लोग हैं हील्स पहन रहे हैं तो उस पे बैक पे, लेग्स पे, काफ पे स्ट्रेच पड़ने से दर्द हो सकता है। तो रकाबी पहनने से, जब बैक पेन और रकाबी या जूते पहनने से बैक पेन में कम देखा जाता है। तो मतलब इसे हम एक फैक्ट मान सकते हैं कि अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी हील्स अवॉइड करें और वो चप्पल पहनें जो आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन सर दूसरी बात जो देखने को मिलती है, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम सॉफ्ट गद्दे पर सोएं या हार्ड गद्दे पर सोएं कि हमारी बैक में पेन ना हो, क्योंकि सोने की जो पोस्चर्स हैं वो भी हमारी स्पाइन को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। जी। तो बहुत से लोग हैं जो कि बड़े सॉफ्ट गद्दे पर सोना पसंद करते हैं और उनको भी हाँ। ये शिकायत रहती है, जी। और कुछ लोग हार्ड बेड पे सोते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं रहती। ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है। हम कहते हैं कि फर्म मैट्रेस होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। हमारे बैक के कर्व्स होते हैं, कुछ आगे की तरफ झुकी होती है पीठ, कुछ पीछे की तरफ झुकी होती है। तो मैट्रेस उतनी ही फर्म हो कि जब हम लेटें तो हमारे कर्व्स के हिसाब से वो मोल्ड हो जाए। जी बहुत सॉफ्ट होगी
तो वो हम उसके अंदर घुस जाएंगे। बहुत हार्ड होगी तो कर्व्स के हिसाब से मेंटेन नहीं होगी। तो इट्स समथिंग लाइक ए फर्म मैट्रेस। मतलब जिसको अगर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा फर्म मैट्रेस फर्म ले, मैट्रेस। ना जो ज़्यादा हार्ड हो कि आपको सोने में प्रॉब्लम हो, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो कि आप उस पर सो ना पाएँ। सर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये रहता है कि जैसे जो न्यू मदर्स हैं या जो पहले भी जिनके बच्चे हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत रहती है कि हमें डिलीवरी के टाइम पे सिजेरियन इंजेक्शन लगा था स्पाइन में और उसकी पेन लाइफ लॉन्ग रहती है। तो उस जी। पेन से निजात पाने के लिए या जो न्यू मदर्स हैं जिनको ये इंजेक्शन लगा है स्पाइनल कॉर्ड में डिलीवरी के टाइम, उन लोगों को ये पेन ना हो, उनकी स्पाइन फिट रहे, उसके लिए आप क्या करें? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बड़े सारी लेडीज़ ऐसे सवाल के साथ हमारे पास आती हैं। जब हम अपने एनेस्थीसिया के दोस्तों से पूछते हैं, जो बेहोशी के दोस्त हैं, तो वो बताते हैं सुई जो है जो पीछे लगाते हैं वो 26 से 27 गेज की सुई लगाते हैं। और जब हम किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो लगभग 22-23 गेज की सुई लगती है। तो 26-27 गेज की लगभग एक जैसे मच्छर ने काटा हो उस तरह की सुई होती है, जिससे बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए। फिर भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है इसका। बट हाँ, आपकी बिल्कुल बात सही है। मरीज़ हमें कहते हैं कि हमें कमर में दर्द हुआ और हमें उस टाइम पे इंजेक्शन लगा था तो उसकी वजह से है। पर इसका कोई साइंटिफिक तथ्य या आधार नहीं है। ओके, तो ये कई बार हमारा साइकोलॉजिकली भी या मेंटली भी हो सकता है जी कि मुझे इंजेक्शन लगा है तो इसलिए वो पेन होती जी है। जी सर पेन होना नॉर्मल बात है, समटाइम्स हम घर के ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, कोई तेल लगा लिया या मूव लगा ली तो काम चल गया। जी। कब हमें इस पेन को सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए कि अब मेरी पेन जाने नहीं है, 1 वीक हो गया मुझे ऑइंटमेंट लगाते, तो आई शुड अप्रोच? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ घरेलू नुस्खे ही अपनाते रहते जी हैं, जी। होम रेमेडीज पे ही कि मूव लगा ली, वॉलिनी लगा ली या कोई गर्म तेल लगा लिया, तो वो ज़्यादा फेटल हो सकता है आगे चलकर। मैं ये मानता हूँ कि अगर दर्द होते हुए 3 हफ्ते से ऊपर हो गया है और फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दवाइयाँ खाने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पीठ में एक कोई पर्टिकुलर जगह है जिधर ज़्यादा दर्द है, काम करने में रुकावट हो रही है, पैर सुन्न हो रहे हैं या पैर कमज़ोर हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, पेशाब में कोई दिक्कत हो रही है, रुक रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। अब मैं एक और आपसे बात कहना चाहूँगा कि हमने देखा है कि मरीज़ को कमर दर्द हुआ, मुश्किल 4-5 दिन भी नहीं हुए, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने एक्सरे कराना है। हम जब भी एक्सरे कराएँगे उसमें एक्सरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और फिर मरीज़ को ये वहम पड़ जाता है कि मेरी हड्डी घिस रही है। तो मेरी ये गुज़ारिश है आपके प्रोग्राम के थ्रू कि किसी को भी अगर कमर दर्द हो, 3 हफ्ते तक कोई भी एक्सरे ना करवाएँ। 3 हफ्ते तक भी अगर आराम ना मिल रहा हो तब एक्सरे करवाएँ। एक्सरे कराने के बाद कोई वहम डाल देता है जी आपको तो डिस्क है। फिर उसके बाद हम बात सोचते हैं जब एमआरआई करा लें, तो एमआरआई भी नहीं उचित है करवाना, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन में भी अगर हम एमआरआई कराएँगे तो उसमें भी डिस्क आएगा। जी। तो एक बहुत आपके प्रोग्राम के थ्रू ये मैं कहना चाहूँगा कि एक्सरे ना करवाएँ, एमआरआई ना करवाएँ जब तक डॉक्टर खुद ना बोले। जी, तो आप खुद अपने घरेलू नुस्खे आज़माना थोड़ा कम करें और डॉक्टर की बात ज़रूर सुनें। सर एक चीज़ हमारी जो पुरानी बुज़ुर्ग महिलाएँ हमारे घर पर होती हैं, कभी वो बोलें पेन है तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप बेल्ट पहन लीजिए। जी। तो वो बेल्ट कब पहननी चाहिए और किस वर्ग के लोगों को पहननी चाहिए ताकि उनको सपोर्ट भी मिलती रहे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो? जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्चर का केसेस आए या ऑस्टियोपोरोसिस का फ्रैक्चर का केसेस आए, तो पेशेंट को बहुत दर्द होता है पीठ में, और हम उनको दवाइयाँ शुरू करते हैं और उनको मोबिलाइज़ करने में मुश्किल होती है। तो हम शुरुआत में बोलते हैं कि जब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बेल्ट पहन के जाना है। शुरुआत के 6 हफ्ते से 3 महीने के लिए बैक को सपोर्ट देने के लिए बेल्ट दी जाती है। बैक सपोर्ट जो है पहनना बहुत अच्छा है जब तक कि हमारा मरीज़ अवेयर है कि हमें पीठ के मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। होता ये है कि हमारे मरीज़ बेल्ट के सहारे ये काम करना शुरू कर देते हैं। सो मेरी ये गुजारिश है कि सपोर्ट के लिए ही है बेल्ट, और टेम्पररी काम के लिए है, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए है। इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, किसी फिजियोथेरेपिस्ट की राय लेनी चाहिए, और उसके बाद अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बेल्ट कुछ दिनों के लिए पहने, और बहुत लंबा पहनेंगे तो पीछे के मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। ओके, तो बेल्ट भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही आपको पहननी है। सर मैंने ये भी एक केसेस देखे हैं कि बहुत से लोग कैल्शियम लेना आफ्टर 30 स्टार्ट कर देते हैं। जी।
और फिर कई बार बाद में ये पता चलता है कि उन्होंने कैल्शियम ज़्यादा ले लिया, वो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो उनमें स्टोन हो गए या कुछ हो गए। जी। तो हमें कब किस एज से कैल्शियम स्टार्ट करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि हमारी बोन्स हेल्दी रहें और वो हमें कोई साइड इफेक्ट ना हो? हमारी डाइट में नॉर्मली कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, तो कैल्शियम की नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं होती है। कैल्शियम की ज़रूरत होती है मेनोपॉज के बाद, फीमेल्स में 45 के बाद, जब हमें पता ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी में हार्मोन्स का बदलाव हो रहा है और शरीर में जो है हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो कैल्शियम उसमें लेने से ये है कि कमज़ोरी थोड़ी कम रहती है। बाकी यंग लोगों में 30s 40s में कैल्शियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर अब लास्ट सवाल ये कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि जो भी पेशेंट विटामिन डी का टेस्ट करा रहा है तो ही इज विटामिन डी डेफिशिएंट है। जी। तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को मतलब ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इतने ज़्यादा केसेस विटामिन डी के कम उम्र में भी क्यों देखने को मिलते हैं? ये एक बड़ा विचित्र सी बात है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हम मेडिको जब हमने MBBS में पढ़ाई की, तो हम पढ़ते थे विटामिन डी जो है स्किन से आता है और जितनी धूप लें उतना ज़्यादा विटामिन डी रहता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में हमारे इतनी धूप होती है, गर्मियों में इतनी धूप होती है कि हम धूप से बचना चाहते हैं, उसके बावजूद हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है। इसका कुछ रोल शायद विटामिन डी का कन्वर्शन में है, जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है पर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है एक्टिव फॉर्म में। जैसे कुछ लोगों को हम डाइट में विटामिन डी ले रहे हैं पर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, उस सूरत में हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं। मोटे तौर पे ये बात है, अगर हम हेल्दी डाइट लें जिसमें कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बटर है, मार्गरीन बोलते हैं, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह से विटामिन डी मिलता है और सनलाइट से। सर अब आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि अपनी बोन्स को हेल्दी कैसे रखें, अपनी स्पाइन को फिट कैसे रखें? मेरा ये मैसेज होगा कि सबसे पहले एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट रखें, खाने पीने का टाइम एक उचित रखें और उसी विंडो पीरियड में खाना खाएं। दूसरा, हम सब जो भी काम करते हैं उसको प्रॉपर पोस्चर से काम किया जाए, लगातार एक काम ना करते रहें, थोड़ा बीच में ब्रेक्स लेते रहें। लेबर क्लास के लिए ये है कि झुक के कोई काम ना करें। घरेलू औरतों के लिए घर का काम काज करें पर झुक के ना करें। झाड़ू पोछा भी जितना झुकना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। और अपनी बॉडी के लिए थोड़ा टाइम निकालें, दिन में आधा 1 घंटा योगा एक्सरसाइज अगर हो सके, वॉक हो सके, टू कीप अवर बैक एंड स्पाइन फिट। थैंक यू सो मच सर। तो अब आपको हेल्दी डाइट खानी है, एक रूटीन फिक्स करनी है, जो हम बार बार कहते हैं कि एक रूटीन ज़रूर फिक्स करें। बेशक ये कोविड का टाइम है, सब घर पर हैं, लेकिन स्टिल एक रूटीन का होना बेहद ज़रूरी है। एक फिक्स टाइम पर खाएं, हेल्दी डाइट खाएं और अपने लिए समय ज़रूर निकालें जिस समय में आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि आप पूरी तरह से फिट रह सकें। चलिए इसी नोट के साथ इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।